सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि सबकी होली का जो त्यौहार है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। अब आप अपनी तैयारी के लिए जो घर गए होंगे वो वापस जहाँ तैयारी कर रहे हों हैं वहाँ पर जा रहे होंगे या फिर जाने का प्लान कर रहे होंगे। तो परसों मतलब 2 दिन पहले ही मैंने एक यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट डाला था और टेलीग्राम पे भी आपको सूचना दे दी थी। तो उसी संदर्भ में आज ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है उसको आपको किस तरीके से फॉलो करना चाहिए और जो प्रश्नों का क्या किस टाइप के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को किस तरीके से आपको हल करना है उसकी और क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए इस टेस्ट सीरीज के साथ कुछ एडिशनल चीज़ें। तो सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज है वो उसका पहला टेस्ट 16 तारीख को होने वाला है। उसके अलावा यदि अपन देखें तो हमने विभिन्न अलग अलग टाइप की टेस्ट सीरीज अपने इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट की है। इसके बारे में एक मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी की जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत अच्छी चल रही है, उसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। लगभग 8 टेस्ट हो चुके हैं और कुछ दिनों में ही हम पूरे टेस्ट भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट पेपर की जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है 16 तारीख से। भारतीय राज्य व्यवस्था की हमने कंप्लीट इसका अपलोड कर दिया है। इसके साथ हमने करंट अफेयर जो एडिशनल हमारी ओर से हमने ऐड कर दिया है उसके टेस्ट बना के। उसके बाद एनसीईआरटी बेस पे जो साइंस की अपने बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज चल रही थी वो भी लगभग अंतिम टेस्ट है, एक दो टेस्ट उसके रहे हैं। और बहुत ही जल्द हिंदी की जो टेस्ट सीरीज आने वाली थी कुछ कारणों की वजह से थोड़ा लेट हो गया, बाकी 10 दिन पहले पूर्व ही आने वाली थी, तो ये जल्द ही आ जाएगी। अब इसके बाद मैं आपको मिलवाना चाहूँगा जिन्होंने भारतीय राज्य व्यवस्था की टेस्ट सीरीज पे काम किया था और अब फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज पे काम कर रहे हैं मेरे बड़े भाई। तो उनको मैं आमंत्रित करूंगा और वो आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से क्या तैयारी करनी है, क्योंकि मैं अपनी तैयारी के बारे में बताऊं तो हमने लगभग साथ ही बैठ के पढ़ाई की है। तो आपको कुछ बातें वो बताएंगे। उनके बताने के बाद वो शेड्यूल पे भी थोड़ा बताएंगे आपको और किस तरीके से पढ़ना है वो। उसके बाद मैं सैम्पल जो कैसे क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, एक डेमो टाइप हमने पीपीटी बनाई है, तो वो आपको बताएंगे। हम्म, सभी साथियों को नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और हम आपकी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए लेकर आए हैं प्रथम पत्र टेस्ट सीरीज स्कूल लेक्चर के लिए। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ठीक है। तो ये है प्रथम पत्र, जो ये है प्रथम प्रश्न पत्र टेस्ट सीरीज। तो हाल मैं भी जब पहले तैयारी करता था तो हमने भी हम दोनों भाइयों ने साथ में बैठ के हमने तैयारी की है। तो हम उस टाइम पे थंब रूल बना रखे थे कि हमने किस टाइप से तैयारी करनी है ताकि हम किसी भी एग्जाम को हम क्रैक कर सके। तो हमारा सबसे पहला ये थंब रूल था कि हम किसी भी टॉपिक को छोड़ते नहीं थे। हम जैसे कोई भी टॉपिक है, आर्ट्स का हो या फिर किसी भी साइंस का टॉपिक हो, तो हम उसको एंड टू एंड कवर करने का ट्राई करते हैं। और ये प्रथम प्रश्न पत्र है, इसके अंदर मेन खासियत यही है कि कॉम्बिनेशन है चीजों का, क्योंकि इसके अंदर आर्ट्स के भी टॉपिक है आपके पास, साइंस के भी टॉपिक है तथा कॉमर्स के भी टॉपिक है। तो जैसे बहुत बार ये होता है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो फिजिक्स का टॉपिक छोड़ देते हैं या मैथ रीजनिंग छोड़ देते हैं, तो उस वजह से उनको सिलेक्शन से रह जाते हैं कुछ एक मार्क्स से। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना है, आपको कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको ट्राई करना है, या फिर आपको जो एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चन है वो आपको भी ट्राई करना है। और रही बात साइंस वाले स्टूडेंट की, तो साइंस वाले स्टूडेंट के साथ भी यही रहता है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने मैथ और रीजनिंग हमको आती है या फिजिक्स हमको टॉपिक आता है, लेकिन उनको वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते या उनको प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उस वजह से वो एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो सबसे पहले थंब रूल आपका यही है कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। दूसरा थंब रूल है टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करें, क्योंकि इसके अंदर दो प्रश्न पत्र है, प्रथम और द्वितीय। द्वितीय प्रश्न पत्र आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आपको ये दोनों को कॉम्बिनेशन बना के चलना है कि कैसे आप दोनों को प्रॉपर टाइम दे जिससे आप दोनों के अंदर एवरेज मार्क्स लाके आप सिलेक्शन को अर्जित कर सके। तो आपको इसके हिसाब से आपको शेड्यूल भी बनाना है। और तीसरा हमारा थंब रूल था कि हम जैसे वेटेज वाला किसी टॉपिक का कितना वेटेज है उस हिसाब से हम उसको टाइमिंग देते थे। आपको इसके लिए आपको सिलेबस को अपने पास में रखना है, आपको चेक करना है जैसे किसका वेटेज ज़्यादा है उसको आप टाइमिंग आपको ज़्यादा देना है, और जिसका कम वेटेज है उस टॉपिक को आप या तो स्किप भी कर सकते हैं और आपको पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, और एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी को टॉपिक को प्रॉपरली कवर कर लीजिए। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे जो शेड्यूल बनाया है उस पे आते हैं कि हमने किस हिसाब से शेड्यूल प्रिपेयर किया। हमने शेड्यूल को इस हिसाब से प्रिपेयर किया है ताकि आप प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर मैक्सिमम मार्क्स अर्जित कर सके। और जैसे बहुत से लोग होते हैं
वो प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर 40% मार्क्स भी अर्जित नहीं कर पाते। तो हमने शेड्यूल को ऐसा रखा है ताकि वो 40% मार्क्स को अर्जित कर सके। तो ये रहा हमारा शेड्यूल। इसके अंदर हमने 11 यूनिट वाइज टेस्ट रखे और 4 फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं। तो टोटल मिला के आपके पास आपको 15 टेस्ट देने को मिल जाएंगे। जो पहला टेस्ट है वो 16 मार्च को होगा और ये सभी के लिए बताना चाहूँगा, सभी के लिए फ्री होगा। हर कोई स्टूडेंट जो ऐप से जुड़ा हुआ है उस टेस्ट को दे सकता है। ये भारत के इतिहास से संबंधित टेस्ट होगा। और दूसरा टेस्ट है और तीसरा टेस्ट है वो राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित होगा। हमने यहाँ पे 2 टेस्ट रखे। यहाँ पे 2 टेस्ट रखने का हमारा यही मोटिव था क्योंकि राजस्थान का जो वेटेज होता है वो प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर ज़्यादा होता है। उस वजह से हमने राजस्थान के क्वेश्चन को ज़्यादा ऐड किया है। तीसरा टॉपिक चौथा टेस्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था और करंट अफेयर वाला है, 13 अप्रैल को जो होगा। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर जो हम क्वेश्चन देंगे वो हम जो अपनी प्रीवियसली टेस्ट सीरीज चला रखी है उससे अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और हम इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आप कवर कर सके, रिपीटेड नहीं हो। और हमने करंट अफेयर को भी ऐड किया। ये प्रीवियस 6 मंथ का होगा, जुलाई 2024 से लगा के दिसंबर 2024 तक का। ठीक है। उसके बाद हमने राजस्थान भूगोल का दिया है, हिंदी इंग्लिश का दिया है, सामान्य विज्ञान का दिया है, मैथ और रीजनिंग का दिया है। तो ये भी है, जैसे सामान्य विज्ञान की भी हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है और मैथ और रीजनिंग की भी टेस्ट सीरीज चला रखी है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन ऐड करेंगे वो वहाँ से बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को रिविजन कर सके या अटेम्प्ट कर सके। राइट, ये वाला आ गया। उसके बाद ये शैक्षिक मनोविज्ञान का होगा, शैक्षिक प्रबंधन आरटी एक्ट होगा और लास्ट वाला टेस्ट होगा वो हमारे करंट अफेयर का होगा। ये करंट अफेयर होगा जनवरी 2025 से लगा के एग्जाम तक का हम करंट अफेयर इस टेस्ट के अंदर देंगे। उसके बाद में हम 4 फुल लेंथ टेस्ट देंगे। ये हम ट्राई करेंगे 25 मई तक 4 फुल लेंथ टेस्ट अपलोड हो जाए ताकि जो भी स्टूडेंट जिसकी तैयारी अच्छी रहेगी वो पहले से ही टेस्ट को अटेम्प्ट कर सके। इसके साथ में जैसे हमारे पास अगर टाइम मिलता है एग्जाम से पहले तो हम आप और कुछ डेटा प्रोवाइड करवाने का ट्राई करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय राज्य व्यवस्था हमने चालू की थी ओनली राज्य व्यवस्था के लिए, लेकिन हमें लगा स्टूडेंट के जैसे सवाल आने लग गए टेलीग्राम के, सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्वेश्चन कैसे हम अटेम्प्ट करें। तो हमने इसी के साथ में करंट अफेयर जो मंथ वाइज करंट अफेयर है वो हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है और मंथ वाइज 15 क्वेश्चन वहाँ पे हमने ऐड भी कर लिया है। तो 50 क्वेश्चन हमने ऐड कर लिया है। तो ऐसा का ऐसा हम आगे भी प्रोवाइड कराएंगे इसी टेस्ट सीरीज के अंदर। धन्यवाद। जैसा कि आपको इन्होंने बताया है कि किस तरीके से हम ये टेस्ट सीरीज आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत जिस तरीके का हमने सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट और क्वेरी भी खूब सारी थी कि आप इस पे एक टेस्ट सीरीज की अच्छी श्रृंखला या अच्छे प्रश्न करके करवाए तो बहुत बेहतरीन होगा। शुरू में मैंने जैसे कि यूट्यूब पे भी कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, लेकिन कंटिन्यूटी उसमें 2-3 कारण थे। मैं वास्तव में आपको बताऊं तो जैसे कि एक तो थोड़ा मोटिवेशन बना नहीं रखता क्योंकि व्यूज़ भी कम आते हैं, वो भी कारण था। दूसरा, प्रश्न टेस्ट बनाना और फिर यूट्यूब पे भी कुछ पढ़ाना वो भी संभव नहीं था। दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं हो रही थी। और कंटेंट के रूप में यदि अपन पढ़ाते हैं तो वो बाकी सब ने लगभग कोचिंग कर रखी है क्योंकि अभी कोई तैयारी स्टार्ट नहीं कर रहा है, कंटेंट सबके पास पड़ा हुआ है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक अच्छी तरीके से बिल्कुल ऐसे नहीं कि कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन उठाए और कर दिए, वो वाला नहीं करके बहुत अच्छे से प्रश्न बना के कि कैसे गलत करवाने हैं ताकि उनको गलत यदि करवाएंगे जिसके जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है तभी वो उसको ये पता लगेगा कि ये गलती नहीं करनी है, इस ऑप्शन में अपन फंस सकते हैं। तो वो ध्यान देना है। बाकी जो जितने टेस्ट चला रखे हैं उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई है कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। शायद एक बात बताना ये भूल गए कि यदि आप अपने जो तैयारी है, कई बार क्या होता है जैसे कि कोई टेस्ट सीरीज आपने, चाहे ये हो या फिर कोई और टेस्ट सीरीज, सब अपना अच्छा देने का प्रयास करते हैं। तो कोई आपने टेस्ट सीरीज जैसे कि ज्वाइन की है और उसके साथ आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो, जैसे कि 2 टॉपिक उसके पढ़ लिए, 2-3 टॉपिक उसके पढ़ लिए, 4 टॉपिक उसके, यदि आप ऐसे रिवीजन चला रहे हो। और एक ये अच्छा प्रश्न था, ऐसे 2-3 जनों ने ऐसे प्रश्न पूछे कि उस टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के साथ अपन चले या फिर उसको लेके अपन फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें रिजल्ट होता है वो एक मोटिवेशन बढ़ाता है। जैसे कि आप टेस्ट देने गए और आपके टेस्ट में टॉप 10 में नंबर आ गया तो आपकी अच्छी पढ़ाई चलेगी। यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उसमें अच्छे नंबर नहीं आए तो आपकी अच्छी वो पढ़ाई पे एक गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको मैनेज करने के लिए फिर ये रहता है कि टेस्ट के शेड्यूल के साथ चलें
तो जो अपना रेगुलर रूटीन जो सिलेबस का शेड्यूल बना हुआ है वो प्रभावित हो रहा है। तो इसको कैसे मैनेज करें? तो मैं तो ऐसा ही मानता हूँ कि आप टेस्ट के शेड्यूल और रूटीन के शेड्यूल दोनों चीजें आपस में वैसे देखें तो दोनों चीजें क्या है, अलग है। टेस्ट आपको देना है, फिक्स उसका टाइम रखना है कि दिन का, जैसे कि आप 2 दिन में एक बार टेस्ट दे रहे हो कि 4 दिन में एक बार दे रहे हो, उसका फिक्स रहना है कि आधा दिन इस पे ये टेस्ट देके और उसका एनालिसिस करना है। तो फिर वो जो टॉपिक पढ़ने हैं आपको, क्या वो टेस्ट के अनुरूप पढ़े, वो उसके अनुरूप नहीं पढ़े, आप अपने रिवीजन के अकॉर्डिंग चलते रहे। जैसे कि हम ये इस हिसाब से आपको बना के दे रहे हैं, लेकिन आप जब चाहो, आपकी तैयारी अच्छी हो, उस हिसाब से आप ये टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेना। लेकिन आप देख लेना एक बार, ऐसा नहीं कि एग्जाम तक आप अपने रिवीजन में चल रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। भले ही 20 दिन बाद आप अटेम्प्ट करो, लेकिन उसमें सुविधा आपकी रहनी चाहिए, न कि प्रोवाइड करवाने वाले की। हम मतलब 6 को दे रहे हैं, आपकी तैयारी नहीं है तो भी आप 6 को दो, वो जरूरी नहीं है। तो आपके हिसाब से देना चाहिए। बाकी हमने जैसे कि राज्य व्यवस्था की 2 महीने बाद में पूरी होने वाली थी, लेकिन हमने अभी पूरे टेस्ट अपलोड कर दिए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इससे भी पहले, कुछ दिन पहले, ताकि जो रिवीजन कर रहे हैं उनके एक बेनिफिट हो कि कम से कम टेस्ट सीरीज का ये काम निपटा लें, उसके बाद वो भी कुछ आगे लुकिंग फॉरवर्ड हो कि हमको इसके अलावा रिवीजन और कौन सा बाकी रहा है, कि इसी को नहीं पकड़ के रह जाए। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। आप, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद अपन देखते हैं कि प्रश्न किस तरीके के शामिल किए हैं, तो उन प्रश्नों को थोड़ा अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न मैं बताऊं, हिस्ट्री से संबंधित एक एक प्रश्न हमने लिया है। तो हिस्ट्री से संबंधित पहला प्रश्न है, तो उसमें आप देख सकते हो कि प्रश्न है 1857 की क्रांति के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य सत्य के रूप में आपको 3 से 4 फैक्ट देखने को मिलेंगे। ऐसे नहीं कि प्रश्नों की संख्या हमने 6000 बता दी, 7000 प्रश्नों का बंडल, उसमें वापस रिपीटेड हो रहे हैं। रिपीटेड नहीं, 4 फैक्ट आएंगे, उससे 4 प्रश्न भी बन सकते थे। लेकिन आपके रिवीजन अच्छा हो, आपकी एनालिसिस करने की थोड़ी शक्ति बढ़े, और पेपर को कैसे हैंडल करना है, टाइम मैनेजमेंट भी कैसे करना है, वो भी साथ में हो। तो असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला था, अवध को बंगाल की पौधशाला, बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। दूसरा है, बड़ौत में शाहमल ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। तीसरा, उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही व उज्जव शाही ने नेतृत्व किया। और चौथा फैक्ट था, मंगल पांडे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो इन चारों फैक्ट को आप देखोगे तो लगभग सब सही लगते हैं, लेकिन उसमें चौथा फैक्ट आप देखोगे कि मंगल पांडे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग जो नाम था, वो इसका नाम, वास्तविक नाम किसका था? तात्या टोपे था, उसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, एलिमिनेशन करते हुए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, उस तरीके से आपको देखना है। अब इससे जो सॉल्यूशन आपको उसके नीचे जैसे ही आप सबमिट करोगे, जो उसके बाद दिखाई देगा, वो इस तरीके से दिखाई देगा। उसमें हमने इससे मिली जुली जो चीज़ें हैं वो भी हमने शामिल की है, चाहे कोई ऑथेंटिक बुक्स का फोटो हो या फिर किसी और का सारणी बनी हुई हो। तो वो हमने एक कोशिश की है कि कहीं से आपको जब सॉल्यूशन देखे तो वो चीज़ें रिलेट हो जाए। तो यहाँ पे लिखा है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, नाना साहब का धुंधुपन था, बेगम हजरत महल को महब करी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि ये भी इसमें शामिल किया है कि दिल्ली के विद्रोह में बहादुर शाह व बखत खां विद्रोह की दिनांक, और किसने इसको कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे, कानपुर में कौन थे, विद्रोह की दिनांक, कुचलने वाले अधिकारी कौन थे। कभी भी ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है, तो इससे भी हर बार अपन को देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन राजस्थान की हिस्ट्री से अपन ने हमने लिया है। तो राजस्थानी चित्रकला, आर्ट से लिया है, सॉरी, राजस्थानी चित्रकला पर निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहला इसमें फैक्ट था, राजस्थान में सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ जैसलमेर के भंडार में स्थित है, ये जैसे। दूसरा, मेवाड़ के आरंभिक चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तथा श्रावक शुपाहन चरियम है। मेवाड़ के जो शुरू में चित्र बने थे मेवाड़ के राजवंश के, मतलब उससे राज्य से संबंधित, तो आरंभिक चित्र ये 2 है। और राय कृष्ण दास जी ने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला नाम दिया। और चौथा है इसमें स्टेटमेंट कि राजस्थान चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया। तो इस प्रश्न में अपन को देखना है, जैसे कि आपको ये सही लग रहा होगा, ये भी सही लग रहा होगा। अब राय कृष्ण दास जी ने जो राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला नहीं कहा, इन्होंने इसको राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया है। राय कृष्ण दास जी ने राजस्थान की जो चित्रकला थी उसको राजस्थानी चित्रकला का है। और आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में एक पुस्तक लिखी थी, राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स। तो मतलब तीसरा स्टेटमेंट है वो इसका असत्य है। तो ये अपना उत्तर इस दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ इसके सॉल्यूशन अपन देखें, तो सॉल्यूशन में भी चारों प्रश्नों को संबंधित करके हमने पूरी कोशिश की है कि उससे संबंधित फैक्ट है वो आपके रिवाइज हो। जैसे कि जैसलमेर में पुराने चित्र मिले हैं, तो कौन से है? 1060 ईस्वी की ओद नियुक्तिवर्ती था 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी में मिले हैं ये चित्र।
श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और शुपांचर्यम, ये मेवाड़ की जो आरंभिक रचनाएं थी, ये कौन से शासनकाल में हुई, ये भी प्रश्न पूछे हुए हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये तेज सिंह के समय हुई ये वाली, और ये हुई मुक्कल के समय। राय कृष्णदास जी ने राजस्थानी चित्रकला का, जो कि इतने गलत था, उस प्रश्न के में उन्होंने राजपूत पेंटिंग्स लिखा था, वास्तव में राजस्थानी चित्रकला का आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है राजपूत पेंटिंग्स 1916। अब अगला जो प्रश्न है वो राजस्थान की ज्योग्राफी के संदर्भ में बनाया है। बहुत ही इजी प्रश्न है, देखते ही आपके हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम जैसे फैक्ट दे रखे होते हैं, सत्य असत्य दे रखे होते हैं, असुमेलित दे रखे होते हैं, या फिर कोई अलग पैटर्न आ जाए। ऐसे नए प्रयोग आरपीएससी में बिल्कुल नए प्रयोग जरूर नहीं होते कि आपको कोई और तरीके से पूछ लें, लेकिन जैसे कि संस्कृत शिक्षा के अभी पेपर हुए, उसमें आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा। आरएएस का जो प्रीलिम्स हुआ उसमें आपने देखे होंगे किस तरीके से सवाल आ रहे हैं, आपको सॉल्व कैसे करने हैं। कई बार अपन डायरेक्ट सीधे सीधे पढ़ के चले जाते हैं, लास्ट में जाके गड़बड़ हो जाता है। तो आपको तैयारी जो आयोग एग्जाम करवा रहा है उससे एक कदम आगे की तैयारी होनी ही चाहिए। तो राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के संबंध में सत्य कूट का चयन कीजिए। इसमें से सत्य कौन सा है इन दो फैक्ट के संदर्भ में। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, अक्षांशीय विस्तार 23-3 से उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय 68-7 से 97-25 तक है। तो पहला आपको पता है अक्षांशीय विस्तार इतना है, तो आपको देशांतर का भी पता होगा कितना है, 6930 से 7817। तो ये मतलब इसका देशांतरीय विस्तार क्या है, रॉन्ग है। अब ये किसका देशांतरीय विस्तार है, ये भारत का देशांतरीय विस्तार दे रखा है। तो इसमें से राइट कौन सा हो गया, सत्य केवल एक हो गया, तो बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अब इसमें देखो दे रखा है सॉल्यूशन में, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार ये आ गया, और भारत का अक्षांशीय विस्तार ये आ गया, राजस्थान का देशांतरीय ये आ गया, और भारत का 68-7 से 97-25 जो इसमें दे रखा था वो इसका देशांतरीय विस्तार आ गया। अब अगला प्रश्न करंट से संबंधित, करंट कैसे पढ़ना है। जैसे कि आपको पहले बताया है कि अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि करंट के लिए आपको एक कोई भी बुकलेट पढ़नी है, चाहे मूमल पढ़ रहे हो, करंट क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो, या फिर जैसे मैंने पहले बता रखा है कॉस्मोस करंट अफेयर की भी अच्छी आती है, तो वो आप देख सकते हो। तो इसमें करंट डेली आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे सवाल है, लार्सन एवं टर्बो द्वारा कौन से बहुउद्देशीय पोत एमपीवी मल्टीपर्पज वेसल्स का निर्माण किया गया है। तो इसमें ऑप्शन है आईएनएस वागशीर, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस उत्कर्ष और आईएनएस सूरत। तो मल्टीपर्पज मतलब इसके बहुत सारे उपयोग हो, मल्टीपर्पज वेसल्स। तो एलएनटी कंपनी है, लार्सन है टर्बो। तो कौन सा किया गया है, तो इसका आंसर होगा सी उत्कर्ष। तो इससे संबंधित आपको व्याख्या में दी जाएगी कि इससे संबंधित जो जो सवाल है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपकी सब सही हो। तो जैसे आप देख सकते हो कि इसका सॉल्यूशन आईएनएस उत्कर्ष भारत का दूसरा बहुउद्देश्य है। तो पहला कौन सा, आईएनएस समर्थक। और शुरू की हाल ही की एक चर्चा में रही ये खबर, मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने 3 युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। तो ये है क्या, इससे संबंधित थोड़ी एक व्याख्या भी होनी चाहिए कि जो ये मल्टीपर्पज वेसल्स है उसके अलावा भी कौन कौन सी पनडुब्बियां है, या फिर आक्रामक जो जहाज होते हैं जिनको ये डेस्ट्रॉयर कहते हैं, ये कौन से हैं, फ्रिगेट्स कौन से हैं, इसके टाइप है इनके। और स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, वो कौन कौन सी पनडुब्बी अपने पास है स्कॉर्पियन, ये पनडुब्बी से संबंधित परियोजना थी। P75 पनडुब्बियों से संबंधित थी। कौन सी पनडुब्बी, स्कॉर्पियन पनडुब्बी। और पनडुब्बी जो है इसके नाम किस आधार पर रखे गए, आप देखोगे तो मछलियों की प्रजातियों के आधार पर इसके नाम रखे गए हैं। तो इस परियोजना के अंतर्गत 6 पनडुब्बियों का जो निर्माण था, 6 पनडुब्बियों का निर्मित किया जाना था, जिसमें से सब हो गई है। और अंतिम वाली जो थी आईएनएस वागशीर, वो अभी राष्ट्र को समर्पित की गई है। ये भी पूछा जा सकता है कि आईएनएस वागशीर कौन से नंबर की स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। तो 6 है बनाई, लास्ट वागशीर अभी समर्पित की है, तो 6 नंबर की ये पनडुब्बी है, ये भी सवाल आ सकता है। या फिर P75 परियोजना है, वो कौन किससे संबंधित है, किससे निर्माण से संबंधित है, वो भी आ सकता है। तो आप यहाँ पे इनके नाम देख सकते हो 6 के, कलरी, खरंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर। वागशीर है, ये सब मछलियों की प्रजातियां, इस आधार पर नाम दिया गया है। अब एक प्रोजेक्ट था P15B गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर, जो युद्धक पोत होते हैं, गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर। तो युद्धक पोत है, इनके नाम किस पे होते हैं, तो शहरों के नाम पर होते हैं। जैसे आप देख सकते हो विशाखापट्टनम, मार्मुगांव, इंफॉल, सूरत। इसका निर्माण मजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो P75 डेस्ट्रॉयर से संबंधित है, डेस्ट्रॉयर के नाम शहरों पे होते हैं, ये बस जस्ट समझने के लिए आपको। P17A स्टील्थ फ्रिगेट्स परियोजना
इसके नाम जो है वो पर्वतों के नाम पर है, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस दूनागिरी, तारागिरी, इस आधार पर दिए गए हैं। तो इन सब प्रोजेक्ट को आप देख सकते हो कि कौन सा डेस्ट्रॉयर है, कौन सा फ्रिगेट्स है, कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। तो आप एक साथ यदि कोई भी समग्र में एक साथ जैसे कि आप देखोगे तो आपके वो तैयारी होगी वो बहुत अच्छी होगी। और आप यदि जो अपना स्कोर है वो आप लेके चलोगे कि मेरे 70 लाने हैं कि 80 लाने हैं, तो आपके उससे भी कमी आएंगे। तो आप अपना स्कोर इस पेपर के लिए मेरे हिसाब से, मैं तो मानता हूं कि मेरे से भी आप ज़्यादा स्कोर रखो, लेकिन मिनिमम जो कम सोच रहा है वो भी 110 प्लस का टारगेट लेके चलो, ताकि आप 80 90 100 तक बहुत इजी वे से पहुंच सको जिनका टारगेट। लेकिन जिसका 110 का टारगेट है वो 130 का लेके चलो। लेकिन आपको ये हंसने में लगता है कि बिल्कुल कि क्या 130 नंबर आ सकते हैं। मैं भी जब लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करता था, पास वालों को बोलता था, तो अक्सर सोचते थे कि ऐसे नंबर थोड़ी आते हैं। लेकिन जब आपका दिन भी अच्छा हो, पढ़ाई भी अच्छी की हुई हो, तो ऑलरेडी आपके जो सोच रखे होते हैं उतने नंबर आ भी जाते हैं। या फिर अच्छी पढ़ाई हो, थोड़ा ऊपर नीचे पेपर हो जाए तो 5 7 10 नंबर कम आ जाए, बाकी आपके पेपर अच्छा, बहुत अच्छा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इससे संबंधित जितनी बातें थी वो आपको, प्रश्नों के टाइप्स किस तरीके से होंगे वो हमने बता दी है। और बाकी जो तैयारी करने के मेरे भैया है उन्होंने बताया है, 3 गोल्डन रूल्स आपको बताए हैं कि टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, आपको वेटेज तय करना है, और कोई भी सब्जेक्ट भावनाओं के चक्कर में नहीं पढ़ना है। यदि आपको अच्छा पढ़ने में लग रहा है, आप बार बार पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, जैसे कि आपने कोई भी एक, जैसे कि हिस्ट्री के लिए देखे तो आप मॉडर्न पढ़ रहे हो, तो मॉडर्न बार बार पढ़ रहे हो, शुरू से ही आप जहाँ से पढ़ना आपने स्टार्ट किया है 1857 की क्रांति के वहाँ से, तो 1857 की क्रांति से आप बार बार वहीं देख रहे हो। शुरू के 50 पेज खूब पढ़ लिए, लेकिन लास्ट में जो आंदोलन चले वो आपने नहीं पढ़े। स्वतंत्रता काल का आपने बार बार रिवीजन नहीं हुआ, वापस छोड़ दिया बीच में और वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसी चीज़ आपको गलती नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान देनी है। वेटेज के आधार पर पढ़ना है, अच्छी लग रही है वो उस हिसाब से नहीं पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि आपको सब बता दिया गया है। और जो आप इसमें टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर सकते हो ओशियन एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। इसका एप्लीकेशन का जो लिंक है वो हम पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप जा सकते हो, या नहीं तो फिर आप सर्च कर सकते हो ओशियन एकेडमी, वहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई हम कर देंगे। धन्यवाद।